हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले, जैसा कि आपको पता है हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 10th के साइंस में चैप्टर 2 की स्टडी कर रहे हैं, और जिसका नाम है अम्ल, भस्म एवं लवण। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें चैप्टर एक्सरसाइज की स्टडी करनी है, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे आफ्टर कंप्लीट दिस चैप्टर नोट्स। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को इंग्लिश में एसिड बेस एंड साल्ट कहते हैं। जैसा मैं आपको पहले बता दूं कि इससे पहले क्लास में हम लोगों ने लिटमस क्या है, लिटमस का प्राप्ति हो गई थी, और लिटमस का पत्र उपयोग भी हो गया था, एंड सूचक के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। उसके बाद अम्ल में हम लोगों ने अम्ल की परिभाषा, अम्ल का परीक्षण, अम्ल का लिटमस पत्र जांच, अम्ल का पीएच मान, अम्लीय विलयन, उपयोग, इन विषैले अम्ल, गुण हो गया था, रासायनिक गुण हो गया था, स्रोत हो गया था, अम्ल के 2 तरह के स्रोत थे, ये भी चीज़ हो गया था। तो इतना चीज़ हम लोगों ने 2-3 वीडियो में 2-3 क्लास में हम लोग देखे थे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अम्ल हमेशा अम्लीय क्यों नहीं होता, हमारे पेट में अम्ल की क्या भूमिका है, अम्लीय वर्षा और कुछ सामान्य लवण की बात करेंगे। देखेंगे वीडियो कितना लंबा होगा, उसी हिसाब से हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर ये वाला टॉपिक आज खत्म हो जाता है, ये तीनों चारों क्वेश्चन खत्म हो जाता है, आज अगर क्लियर कर देते हैं तो अगली क्लास में हम लोग छाड़ को लेके आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अदरवाइज अगर पिछला वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन ना मिले तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, वहाँ जाके आप वीडियो जरूर देख ले, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं पहले पिछले क्लास को पढ़ाया हुआ हूँ, तो ये मेरा पिछले क्लास का। चलिए, तो सबसे पहले मैं आज बात करता हूँ अम्ल हमेशा अम्लीय क्यों नहीं होता। सबसे देखिए, इसमें सिर्फ पढ़ के बताना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ये नोट्स चाहते हैं, ये वाला पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, तो आप मेरे वेबसाइट पे जाकर के इसको नोट कर सकते हैं, वेबसाइट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है ncrtconcept.com। इस पे जाके जो वीडियो जो नोट्स मिले उसको डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज उसके बहुत सारा कुछ रखा हुआ है, वहाँ जाके जो चीज़ मिलता है वो जाके डाउनलोड जरूर कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हमारे अम्ल हमेशा अम्लीय क्यों नहीं होता। ये देखिए, कहता है कि क्योंकि अम्ल का अम्लीय व्यवहार हाइड्रोजन आयनों पर उपस्थित के कारण होता है। मतलब अम्ल का व्यवहार जो होता है वो हाइड्रोजन आयन के कारण होता है। मतलब जितना हाइड्रोजन आयन्स होंगे उतना हाइड्रोजन अम्लीय का व्यवहार अच्छा होगा, जितना कम होंगे अम्लीय व्यवहार उतना कम होगा। कहता है पानी की अघुलनशीलता की अनुपस्थिति में अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाएंगे। मतलब क्या होता है, अगर अम्ल शुष्क होगा, मतलब अम्ल के अंदर कोई भी पानी लिक्विड नहीं होगा, तो अम्ल अपना व्यवहार अम्लीय नहीं दिखाएंगे। मतलब क्यों? क्योंकि उसके वो हाइड्रोजन आयनों में टूटे हुए नहीं होते। ये क्या होते हैं, आयनों में ये टूटे हुए नहीं। हाइड्रोजन आयनों में क्या होता है कि जब हम अम्ल को अभिक्रिया क्या कहते हैं लिक्विड में मिला देते हैं, वो हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है, जिसके कारण वो इसमें से हम क्या करता है, व्यवहार अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार दिखाता है। लेकिन अगर वो अम्लीय व्यवहार नहीं दिखा पाता, जब वो क्या होता है विलयन में उपस्थित नहीं होते, मतलब वो शुष्क होते हैं, तो अनुपस्थिति में अम्ल अपना व्यवहार अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी की अनुपस्थिति में एसिड H+ आयन्स उत्पन्न करने के लिए वियोजन नहीं होते हैं। मतलब जब तक हम लोग अम्ल को क्या करते हैं, पानी में जब तक नहीं डालते तब तक वो हाइड्रोजन आयन्स निकलता ही नहीं, मतलब हाइड्रोजन आयन्स नहीं बनते। जब हाइड्रोजन आयन नहीं बनेंगे तो तब तक वो अम्लीय अपना व्यवहार अम्लीय नहीं दिखाएंगे। कहने का अर्थ ये होगा कि जब कहते हैं कि विद्युत का चालन नहीं करेंगे, तो मतलब विद्युत का चालन कब करेंगे हम, जब विद्युत का चालन अम्ल तब करता है जब वो हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। जब हाइड्रोजन आयन कब टूटेगा, जब हम उसके अंदर जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, मतलब जल की उपस्थिति हो जाएगी, तब वो अम्ल अम्लीय व्यवहार दिखाएगा। इस तरह से आप कह सकते हैं। इसका ये छोटा सा लॉजिक था जो कि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसको आप VBI कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसे नोट करना चाहते हैं आप नोट भी कर सकते हो। अदरवाइज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमारे पेट में अम्ल की क्या भूमिका है। मतलब इसका ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी हल्के में ना ले, इस क्वेश्चन को तैयारी कर ले। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, हमारे पेट में अम्ल की भूमिका क्या है। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए क्या लिखे हमने, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मौजूद होते हैं। ये चीज़ ऑब्जेक्टिव में याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में कई बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में याद जरूर रखिएगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में यहाँ पे मैं कर देता हूँ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में क्या मौजूद होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मौजूद होते हैं, जो हमारे भोजन में पचने में सहायक होते हैं। मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो भोजन को पाचन में बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। लेकिन पेट में उत्पन्न होने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा सामान्य से अधिक होने पर पेट की अम्लता या गैस की शिकायत हो जाती है। इसे दूर करने के लिए हम लोग एंटासिड का उपयोग करते हैं। एंटासिड हालांकि क्षारीय होते हैं, इसका सेवन करने से पेट में अम्लता दूर हो जाती है। मतलब ये मेरा क्या था, हमारे पेट में अम्ल की ये भूमिका थी। तो इस तरह से आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं डिफिनेशन दिया हूँ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर आप
1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा अगर आप इस तरह से एग्जाम में लिखते हैं तो। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है अम्लीय वर्षा क्या है। कहता है कि वर्षा के जल पीएच मान, मतलब वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्ल, मैंने लिखा है एक स्टार मार के, अम्ल वर्षा का जल जब नदी में प्रभावित होता है तो नदी के पानी का पीएच मान भी कम हो जाता है। मतलब ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको मैं लिख दिया हूँ। तो ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में, ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया ये क्वेश्चंस को, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। 2 नंबर में कभी कभी पूछ दिया जाता है तो इसको भी याद रखिएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और मैं इसका ऑब्जेक्टिव में भी, अम्लीय वर्षा के बारे में ऑब्जेक्टिव में भी मैं दिया हूँ, तो इसको याद रखिए लीजिएगा, ठीक है। चलिए बस 5.6 याद रखिएगा। अम्लीय वर्षा क्या है, मतलब जब किसी जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाता है। इतना याद रखिएगा बस, इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अम्ल के रासायनिक नाम, केमिकल नेम ऑफ एसिड, मतलब केमिकल नेम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, जिसका नाम है, जिसको हम कह सकते हैं HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 याद रखना पड़ेगा, इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है। ऑक्सोलिक अम्ल C2H2O, ठीक है। कार्बोनिक अम्ल जिसे हम बोलते हैं H2CO3। लैक्टिक अम्ल जिसे हम CHO बोलते हैं। एंड उसके बाद क्या कहता है फास्फोरिक अम्ल जिसे हम HOP बोलते हैं। ये था रासायनिक नाम, अम्ल के रासायनिक नाम जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में बोल दिया जाएगा निम्न में कौन सा अम्ल है, तो ये याद रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज़ याद रखिए लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब यहाँ बात करते हैं कुछ सामान्य अम्ल के बारे में। जैसे अकार्बनिक अम्ल, जैसे क्या है, कहता है कि गंधक का अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सामान्य अकार्बनिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये अकार्बनिक है। कहता है कि फास्फोरिक एसिड ये भी अकार्बनिक है। नाइट्रिक एसिड ये भी अकार्बनिक है। मतलब जितने भी है ये बैरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो गया, क्लोरीन एसिड हो गया, क्लोरस एसिड हो गया, हाइड्रोब्रोमीन एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया। कहता है कि आसोरेनिक अम्ल हो गया। ये सारा जो है वो क्या है, अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक अम्ल जिसे हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे कार्बनिक अम्ल की बात करते हैं, जैसे फार्मिक एसिड हो गया, ये सब के बारे में पहले भी पढ़ा चुके हैं। फार्मिक एसिड क्या है, कार्बनिक अम्ल है, कार्बनिक एसिड है। एसिटिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। लैक्टिक एसिड किसे पाया जाता है, से में पाया जाता है। ये मैं पहले इसके पहले वाले क्लास में मैं बताया हूँ, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल हो गया या फिर यूरिक एसिड हो गया। ये जितने भी चीज़ें हैं सभी ये अम्ल के नाम हैं जो कि आप याद रखिए। एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि अकार्बनिक 4 अकार्बनिक नाम अम्ल के नाम लिखे, तो इसमें से लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछे कुछ रासायनिक नाम लिखे, 4-5 रासायनिक अम्ल के नाम लिखे, 5 रासायनिक अम्ल के नाम लिखे, तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने दिया है। तो ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी तैयारी कर लो। और जो नोट्स है नोट्स कर ले, अदरवाइज नोट्स चाहते हैं तो जाके वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर ले, बहुत ही आसान तरीके से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा आज का क्लास, बस इतना ही पढ़ना था। अगले क्लास में हम लोग आएंगे क्षार के साथ। क्षार किसे कहते हैं, जिसे हम भस्म के नाम से जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बेस के नाम से भी जानते हैं। तो अगले क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अभी तक चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।